क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। अगर आप इसको समझ पाए तो शायद आने वाले टाइम में आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई आने वाली बाकी की डिटेल्स भी समझेंगे। तो आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपने शायद कुछ लोगों ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी होगी। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये आप यूँ जान सकते हैं कि एक डिजिटल वर्जन है, ये एक आभासी मुद्रा है और क्रिप्टोग्राफी द्वारा ये सुरक्षित होती है। इसे डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, नकली नहीं बना करके आप इसे रोटेट कर सकते हैं और इसको डुप्लीकेट करने का खर्चा भी नहीं होगा। तो ये लगभग असंभव है कि आप इसका डुप्लीकेट वर्जन तैयार कर लें। तो ये एक आभासी मुद्रा है और डिजिटल कोडिंग के थ्रू ये होता है। तो जितने लोगों को भी लगता है कि कल को ये जेब में रख करके घूमेंगे, कहीं अलमारी में रख देंगे, किसी बैंक के लॉकर में रख देंगे, तो ये फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, ये डिजिटल फॉर्म में है। ये एक डिजिटल मुद्रा है। तो और ये जिस तकनीक पे तैयार होती है उसका नाम ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन की तकनीक पर ये तैयार की जाती है, उस पर रन करती है ये। और कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है और ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है जिसके थ्रू इसका एक बही खाता रखा जाता है, जिसे डिसेंट्रलाइज लेजर भी बोला जाता है। और क्रिप्टो करेंसी की विशेषता ये है कि आमतौर पर जिस तरह से सेंटर जो है, केंद्र जो है, वो करेंसी बनाता है और उसका निर्धारण करता है, उसकी रूपरेखा तैयार करता है, उसको कंट्रोल करता है और उसमें हस्तक्षेप करता है, जबकि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये डिसेंट्रलाइज करेंसीज होती हैं जो पीयर टू पीयर रन करती हैं, पीपल टू पीपल, कंप्यूटर टू कंप्यूटर इनका डाटा रन करता है। तो आप इसे इन शॉर्ट समझने के लिए इस फिगर से भी समझ सकते हैं कि ये एक डिजिटल कोडिंग होती है। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल मनी क्रिएटेड फ्रॉम कोड्स। एक ऐसी डिजिटल मुद्रा जो कोड्स के थ्रू तैयार की जाती है उसे डिजिटल क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। यानी कि डिजिटल मनी क्रिएटेड फ्रॉम कोड्स, जिसमें कोडिंग की गई हो और डिजिटल हो, वो क्रिप्टो करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी में देखिए ये बीच वाला जो सेकंड जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये मॉनिटर की जाती है पीयर टू पीयर, एक दूसरे के थ्रू ये ट्रांसफ़र की जाती है। हम इसी तरह लेन देन करते हैं, आपस में एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं। इसमें किसी बीच में बैंकिंग व्यवस्था की ज़रूरत नहीं होगी और इंटरनेट प्रोटोकॉल इस चीज़ की देखरेख करता है। जो भी हम चीज़ों का लेन देन करते हैं वो एक ब्लॉकचेन से जुड़ा रहता है, एक डिजिटल लेजर बनता है हमारे सब की, उसमें डिटेलिंग और कोडिंग होती है। तो एक आदमी का कोड एक ब्लॉक में होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा KYC, पूरी डिटेल्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, उसका कितना अमाउंट है, कितना फंड है, ये सभी चीज़ होती है। तो वहाँ से कितना ट्रांसफ़र किया वो नेक्स्ट वाले आदमी को वो पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है। ये क्रिप्टो करेंसी जो है, तीसरा चित्र आप अगर देखेंगे, ये एनक्रिप्टेड होता है। एनक्रिप्टेड का मतलब ये इतना सुरक्षित होता है, इसमें आपने स्पेशल चाबी लगा रखी होती है और इसकी वजह से इसमें हैश कोड होता है और मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग होती है, एनक्रिप्टेड होती है। इसे बोलते हैं कि ऐसी भूल भुलैया वाली कोडिंग होती है कि जिसको क्रैक नहीं किया जा सकता। तो इसमें चाबी लगी होती है और इसको सेंधमारी करना इसमें आसान नहीं होता। तो ये डिजिटल कोडिंग है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र की जाती है, साथ में सुरक्षित है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी मेजर्स बहुत टाइट हैं। एनक्रिप्टेड है ये, एक दूसरे के जब तक पासवर्ड और कीवर्ड्स नहीं पता है तब तक कोई भी इस फंड को निकाल नहीं सकता। और अगर आप चाबी भूल गए तो आपका भी खजाना आपके पास रहेगा लेकिन आप उसे रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये चाबी सुरक्षित रखनी है आपको जब भी आप लेन देन करेंगे। आने वाले टाइम में जब आप एक्सचेंज पे किसी अकाउंट बनाएंगे, मैं हमेशा जब भी मेरे वीडियोस शेयर करता हूं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं बाइनेंस का, WazirX का, लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैंने रेफरल लिंक ज़रूर दिया हुआ और आज से नहीं, पिछले 1 साल से दे रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा था कि सिस्टम कभी ना कभी क्रिप्टो वर्ल्ड में ज़रूर एंट्री करेगा और लोगों को बाइनेंस या WazirX पे अपना खाता बनाना पड़ेगा, CoinDCX पे अपना खाता बनाना पड़ेगा, xt.com पे जाना पड़ेगा, Coinbase पे जाना पड़ेगा, BitTorrent पे जाना पड़ेगा, Bittrex पे जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं। तो एक्सचेंज आप बना सकते हैं और लेन देन की ये विधि है। और जो एग्जांपल्स है क्रिप्टो करेंसीज़ के वो देखिए, जो मेन एग्जांपल्स हैं, सबसे बड़ा पावरफुल उसमें करेंसी है वो है बिटकॉइन, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 527 बिलियन के आसपास है। इथेरियम 250 बिलियन के आसपास है और जो XRP है उसका जो मार्केट कैप है वो भी 60 से 70 बिलियन डॉलर का होगा ही होगा। तो ये सभी कुछ करेंसीज़ हैं जो पॉपुलर करेंसीज़ हैं, इनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसको समझने के लिए आप इसको ये समझिए कि ये करता क्या है, कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आभासी मुद्राएं हैं और क्रिप्टोग्राफी पर चलती हैं और किसी भी तीसरे पक्ष को इसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए कि ऑनलाइन भुगतान इससे सेफ हो जाता है और क्रिप्टो विभिन्न एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम और क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों को संदर्भित करता है। यानी कि इसमें क्रिप्टोग्राफी होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम यूज़ होता है लेन देन की। इसमें जो
चीज़ें होती हैं वो की जाती हैं। और ये कोडिंग जो होती है अंडाकार वक्र एन्क्रिप्शन, इसमें जो कोडिंग होती है कभी गोलाकार कभी अंडाकार कभी निजी कुंजी इसमें जुड़ी होती है और कभी हैशिंग टैग, तो ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो क्रिप्टोग्राफी होती है। तो ये इससे सुरक्षित है और एक्सचेंजों से आप इसे खरीद सकते हैं। जितने भी कॉइन्स आते हैं इस वक्त 18,000 कॉइन्स मार्केट में हैं और ये सभी के सभी हम लोग तो शायद जिस सिस्टम में हैं वहाँ से हम लोग ये शायद सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारा कॉइन कब लिस्ट होगा, लेकिन वो कॉइन लिस्ट होने से पहले 18,000 कॉइन मार्केट में ऑलरेडी लिस्ट हैं। तो आप इन 18,000 कॉइन्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इन पे आधारित बड़े सारे आपको प्लेटफॉर्म्स लोग अप्रोच करते हुए दिखाई देंगे, आपको बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। तो जब आपकी समझ इनके बारे में बढ़ेगी तो आप अपने प्लेटफॉर्म को भी ईजिली रन कर पाएंगे। जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स हैं आज की तारीख में सभी की सभी नहीं अनुमति देती है लेन देन करने के लिए, लेकिन जो पॉपुलर करेंसी है जो बिटकॉइन है उसका इस्तेमाल बड़े सारी चीज़ों में किया जा सकता है। आप मान करके चलिए कि अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन क्रिप्टो में भी लेन देन करता है। एप्पल है, एप्पल का फ़ोन अगर ख़रीदना हो आपको वो क्रिप्टो में लेन देन करने की अनुमति देता है। टेस्ला की कारें खरीदनी हो आपको या फिर फ़ॉरेन में कोई वॉलमार्ट से आपको शॉपिंग करनी हो, और कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से कंट्रियों ने इन्हें मान्यता दे रखी है। तो वहाँ पर सभी चीज़ों का लेन देन जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिप्टो से ही किया जाता है। बिल्कुल कैशलेस इकोनॉमी जहाँ पर बिल्कुल कैश का कोई लेन देन ही नहीं है। तो आप इनकी वैल्यू जो है काफ़ी हाई भी होती है और बियॉन्ड द बॉर्डर्स होती है। आप इसका लेन देन बॉर्डर के बाहर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनके दोस्त या फिर करीबी विदेशों में रहते हैं, अगर आपको गांव में पैसा मंगवाना होता है तो वो विदेश से जब कमाते हैं किसी बैंक में जाते हैं, वहाँ से रिक्वेस्ट डालते हैं। अभी अगर दुबई से ही कोई 10-15 हज़ार रुपये भेजता है तो 500 से 600 रुपये कट जाते हैं उसमें, बल्कि ज़्यादा भी कटते होंगे, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो कट जाते हैं क्योंकि बैंकिंग के माध्यम से भेजा जाता है। जबकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लेन देन करेंगे तो किसी बैंक की भी ज़रूरत नहीं और डायरेक्ट पैसा बाहर से रहने वाला आदमी डायरेक्ट आपके खाते में पैसा भेज सकता है। तो ये संभावना है, आप इसको समझिए। जिस तकनीक पे ये काम करता है वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का आप यूँ समझिए कि बिटकॉइन और जितनी भी अलग अलग करेंसीज़ हैं ये सभी की सभी आती ब्लॉकचेन पे ही हैं। और ये ऑनलाइन लेजर होता है। ब्लॉकचेन पे जब भी चीज़ें जुड़ती हैं ये ब्लॉक होता है और ऑनलाइन लेजर का एक सेट होता है। ब्लॉक में आपकी पूरी जानकारी होती है और लेजर में आपका रिकॉर्ड होता है लेन देन का। तो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है और ये सभी के सभी चेन से बंधे हुए होते हैं, एक दूसरे से ब्लॉक्स बंधे हुए होते हैं, इसलिए इनको ब्लॉकचेन कहा जाता है। लेन देन का सेट होता है इसमें हमेशा, और जो भी आप कभी भी ट्रांजेक्शन करते हैं इसका एक ये भी होता है कि जो ट्रांजेक्शन आप इस पर करते हैं वो सभी के नेटवर्क पे वो ट्रैक किया जा सकता है कि किसने कौन सा ट्रांजेक्शन किया है। मतलब इतना ईमानदारी वाला काम होता है कि आपने जो भी लेन देन ब्लॉकचेन पे किया है वो सबका सब देखा जा सकता है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड होता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। मैंने आपने क्या भेजा क्या किया वो सभी चीज़ें उस पर देखी जा सकती हैं। और ब्लॉकचेन जो है ये किस किस सेवा में काम आ सकता है, तो नीचे लिखा हुआ है कि आपूर्ति श्रृंखला, मतलब जो सप्लाई चेन है, चाहे वो बीज की हो, चाहे वो खाद की हो, चाहे वो फूड डिलीवरी की हो, चाहे वो मॉल्स में हो, ये सभी चीज़ों का जो सप्लाई चेन है उससे मैनेज किया जा सकता है। ऑनलाइन वोटिंग के लिए आने वाले टाइम में अभी देखिए वोटिंग में धांधली होती है। आपको मालूम होगा कि जब भी वोटिंग होती है तो जब बैलेट बॉक्स हुआ करते थे तो वो लूटे जाते थे और हेर फेर वाली वोटिंग होती थी। जिस एरिया में जिस नेता का एक छत्र राज होता था वहाँ पे वो खुद ही ठप्पा लगा करके डाल दिया करता था। तो इन सभी चीज़ों को बायकॉट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो सहारा लिया गया, अभी आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि ये सभी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया ब्लॉकचेन में। क्राउड फंडिंग जैसी चीज़, क्योंकि वी आर ऑन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, क्राउड फंडिंग जैसी चीज़ भी जो है वो ब्लॉकचेन के थ्रू संभव है, उसकी मदद से ये किया जा सकता है और लेन देन का हर एक चीज़ का ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये रहा वो ब्लॉकचेन जहाँ पे सारी की सारी जानकारी कंप्यूटर्स में स्टोर होती है और लेन देन करने वाले का सारा डाटा आपस में कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। हर ब्लॉक में हर आदमी की इन्फॉर्मेशन, अगर ब्लॉक भर जाता है तो उसकी जगह दूसरा ब्लॉक बन जाता है। जैसे आपकी अगर पासबुक भर जाती है, बैंक में जाते हैं तो आपको दूसरी पासबुक मिल जाती है, लेकिन वो पहली पासबुक से ही जुड़ी हुई कड़ी होती है। इसी तरह से जब ब्लॉकचेन में कोई भी डाटा आपका बनता है तो वो एक ब्लॉक में सेव रहता है, जब वो ब्लॉक भर जाता है तो दूसरे ब्लॉक में आपका डाटा सेव होता है, बट वो कनेक्टेड रहता है और एक दूसरे से लेन देन करने में भी ये सभी की सभी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। चलिए इसके प्रकार भी देख लीजिए। क्रिप्टो करेंसी जो है इसमें सबसे बड़ा जो पावरफुल करेंसी है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन सबसे मूल्यवान भी है और सातोशी नाकामोटो नाम के आदमी ने इसको बनाया था। और मज़े की बात यह है इसका भी अता पता नहीं है।
हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उसके भी मालिक का अता पता नहीं है और इसके भी मालिक का अता पता नहीं है, और मालिक का पता ना होना ही इस करेंसी की सबसे बड़ी पावर है, जिसकी वजह से ये आज 28 लाख रुपए से लेकर के 65 लाख रुपए तक के बीच में गोता लगाती रहती है। तो ये आप मान के चलिए कि बहुत पावरफुल करेंसी है। और इसमें बाद में अलग अलग करेंसीज आई, क्योंकि ये पेरेंट करेंसी थी। तो जब इथेरियम आया तो इथेरियम लेन देन के लिए गैस फीस का काम करने के लिए आया, लेकिन बाद में वो भी एक एस्टेब्लिश करेंसी बन गई। XRP रिपल जब आया तो वो बैंकिंग क्षेत्र में काम करने के लिए आया, कि बैंकों का जो लेन देन होता है उसके लिए इस ब्लॉकचेन टेक्निक का यूज़ होगा। तो सारी करेंसीज जो अलग अलग आई उनका यूज़ अलग अलग है। सारी करेंसीज में आपको आने वाले टाइम में पढ़ना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है, मतलब इन करेंसीज का इस्तेमाल फाइनेंस के लिए कैसे किया जाता है, डिसेंट्रलाइज ऐप्स का क्या क्या इस्तेमाल है, डिसेंट्रलाइज जो डैप हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, गेमिंग के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, NFT टोकन्स कौन कौन से हैं, मेटावर्स कौन कौन से हैं, ये सब डेवलप हुए इसी ब्लॉकचेन और इन्हीं करेंसीज के आने के बाद। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। बिटकॉइन 2009 में शुरू हुआ था और 2022 तक $576 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का था। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी मई 2022 तक कितना वैल्यूएशन इसका था, और $576 बिलियन, केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही मौजूद हैं। जिस तरह से जब कभी भी कोई कॉइन लॉन्च होता है तो उसकी सप्लाई पे देखना होता है कि अगर उसकी सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी उसकी, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि उनको भी वो करेंसी मिल जाए, और अगर उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो ग्राहक बहुत आएंगे लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। इस टाइम जैसे शिबा कॉइन है, अगर आप थोड़ा बहुत मार्केट में स्टडी करते हैं तो शिबा कॉइन जो है वो मुझे लगता है कि 540 क्वाड ट्रिलियन, मतलब मिलियन बिलियन ट्रिलियन और उसके बाद क्वाड ट्रिलियन, और वो भी 540 या 250 क्वाड ट्रिलियन। तो इतनी सारी करेंसीज हैं, तो इसके लेनदार कब आएंगे, कब वो बर्न होगा, कब उसका सप्लाई कम होगा, तो लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। जबकि उसके उलट अगर आप बिटकॉइन की बात करेंगे तो 21 मिलियन टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई में से 19 मिलियन तक बिटकॉइन मार्केट में है। अब अगले जो 20 मिलियन है, यानी कि 2 मिलियन है, 19, 20, 21, 2 मिलियन है, यानी कि 20 लाख कॉइन्स, वो अगले 20 साल या 100 साल या 200 साल में बन के जनरेट होकर के तैयार होंगे। तो जो है सभी लोगों को चाहिए, सिर्फ 2 करोड़ अगर कॉइन हो और लोग चाहें कि मेरे पास भी हो, तो वो जैसे अभी गर्मियों में आपने देखा होगा, नींबू आपने ख़रीदा होगा, 20 रुपये का एक नींबू मिलता था। क्यों मिलता था 20 रुपये का, जबकि वही नींबू बाकी के ऑफ सीज़न में तो हमें सस्ता मिलता है, 20 रुपये में 5 भी मिलता है, 20 रुपये में 10 भी मिलता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। इसलिए एक नींबू 20-20 रुपये का, 25-25 रुपये का भी बिका है। मुंबई में मिलता था, अभी आपके एरिया में मुझे मालूम नहीं, लेकिन डिमांड ज़्यादा होने की वजह से चीज़ों की वैल्यू बढ़ती है। तो बिटकॉइन की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई उसका बहुत कम है, और हर कोई चाहता है कि उसके पास बिटकॉइन हो। इस वजह से उसकी वैल्यू आज 28 से 30 लाख रुपए के आसपास है, जबकि वो 65 लाख रुपए को टच करके आया है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है तो अब मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि किन किन देशों में ये लीगल है। अब आप देखिए कि 2021 दिसंबर 2021 में अल सल्वाडोर करके कंट्री है जो पूरा बिटकॉइन के ऊपर लेन देन करता है, और कानूनी लेन देन की पूरी वहाँ पर अनुमति है। दुनिया के बाकी हिस्सों में अलग अलग है कंडीशंस क्रिप्टो के बारे में, लेकिन अल सल्वाडोर पूरा एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में लेन देन होता है। आगे देखेंगे आप जापान में भुगतान सेवा अधिनियम बिटकॉइन को कानूनी संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है। मतलब जापान इतना ग्रोइंग कंट्री है, हर चीज़ वहाँ पर है। वहाँ की बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी अब हमारे यहाँ पर देश में आ रही है। वहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे गैजेट्स, कैसे कैसे रोबोट्स, कैसी कैसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है। वहाँ पर ये एक सफल करेंसी है और भुगतान के लिए इसका लेन देन होता है। वायर ट्रांसफ़र से संबंधित विवरण एकत्र कर, मतलब वहाँ पे सारे का सारा जो है चीज़ें इसमें लेन देन होती हैं। और जबकि चीन ने क्रिप्टो करेंसीज़ को थोड़े टाइम के लिए प्रतिबंध लगाया, लेकिन चीन का प्रतिबंध लगाना बाकी के देशों के लिए अपॉर्चुनिटी है। भारत में भी इसका आपको जो आधिकारिक ढांचा है ये तैयार होकर के आने वाले टाइम में मिलेगा। भारत में शायद दिसंबर 21 में इसके बारे में पहली बार जो है वो बातचीत होनी शुरू हुई थी। इसके अलावा एक और कंट्री है यूरोपियन संघ, वो भी क्रिप्टो करेंसी को कानूनी वैधता देता है, और जितने भी यूज़ करने वाले हैं, जितने भी उत्पाद हैं, वित्तीय उपकरण हैं, उसमें इसका लेन देन किया जा सकता है। और संयुक्त राष्ट्र में ऐसा भी है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय बाज़ार है
बिटकॉइन को बिटकॉइन के लिए शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर भी इसको उपलब्ध करवाया गया है। यानी कि जिस तरह से हम आज शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करते हैं, दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के भी आने वाले टाइम में एक्सचेंजेस पर जब ये लिस्ट होंगे तो दुनिया भर की चीज़ें जो हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग इस वक्त शेयर्स खरीद बेच रहे हैं, एक्सचेंजेस में कुछ चीज़ें लिस्टेड हैं, लेकिन वहाँ पे बॉम्बे मर्केंटाइल एक्सचेंज पर बिटकॉइन को स्पेशल एक प्रोडक्ट की तरह लिस्ट किया हुआ है, जहाँ से इसका लेन देन होता है। और बिटकॉइन और एथेरियम जो हैं प्रतिभूतियाँ नहीं हैं। ये प्रतिभूतियों को आप समझ लीजिएगा क्या है कहना है यहाँ पर। क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे हैं, काफ़ी सारे फ़ायदे, क्योंकि फ़ायदे जो हैं, फ़ायदे के बेसिस पे कोई चीज़ आगे चलती है, तो फ़ायदे और नुकसान दोनों में बताता हुआ चलता हूँ आपको। सबसे बड़ा तो ये है कि पैसे के लिए एक डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी है ये। आपको किसी पुलिस वाले को बीच में नहीं लाना है, किसी बैंक को नहीं लाना है, किसी बैंकिंग एजेंसी को नहीं, किसी NBFC को नहीं, किसी दो आदमियों के बीच में किसी गवाह को लाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लेन देन कर सकते हैं और फेल नहीं होता इसका लेन देन। फेल का मतलब ऐसा है कि कई लोगों को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि सर गलती से कहीं और ट्रांसफ़र हो गया फ़ंड, तो गलती से भी हो गया, फेल नहीं होगा, वो चला जाएगा उसके खाते में जिसका खाता आपने डाला है, तो फेल नहीं होता इसमें, ये एक चीज़ है। और बिल्कुल ट्रांजैक्शन हो जाता है। जैसे कि बड़ा बैंक, कभी कभी क्या होता है बैंकिंग में, जब कभी भी झमेले होते हैं, बैंक संकट का सामना करता है, नोटबंदी का सामना करता है, या किसी और प्रॉब्लम की वजह से बैंकों पर जब गड़बड़ होती है, तो ऐसे टाइम पे यही एक इकलौता ऐसा माध्यम होता है जिससे लेन देन संभव होता है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि इस टाइम यूक्रेन की हालत देख लो, रशिया की हालत देख लो, या अफ़गानिस्तान की हालत देख लीजिए, या श्रीलंका की हालत देख लीजिए। बहुत सारा मिलियन बिलियन ट्रिलियंस में इन लोगों को क्रिप्टो करेंसी से फंड मिलता है, डोनेशन मिलता है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने खुद माइनिंग करके या स्टोर करके या इन्वेस्ट करके क्रिप्टो करेंसीज अपने पास रखी हुई थी, वो दुनिया में आज इन कंट्रीज़ में जो कभी भी अस्थिरता की सिचुएशन में आते हैं देश, ऐसे टाइम पे क्रिप्टो करेंसी आधार बनेगी, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम वहाँ पे फेल हो जाता है। बैंक में आप देखिए एक साथ 8 छुट्टियाँ आ जाएँ तो हालत ख़राब हो जाती है लोगों की। जब नोटबंदी आई थी, अपने पैसा निकालने के लिए आपको लाइनों में लगना पड़ा था। जब कभी बैंक करप्ट हो जाते हैं तो अपने पैसा लेने के लिए, चाहे वो बेटी की शादी हो, बीमार का इलाज हो, सर्जरी हो, या एजुकेशन के लिए हो, नहीं निकाल पाते हैं आप पैसा। तो इसके उलट डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी क्रिप्टो करेंसी आपको ऐसा अवसर देती है कि आप बिना किसी हस्तक्षेप के धन हस्तांतरण कीजिए, और जो भी उसमें क्रिप्टोग्राफी होती है वो आपके इस पैसे के लेन देन को हमेशा सिक्योर करती है। कुछ चीज़ों में हमेशा सरकारें क्यों चाहती हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा नकेल भी कसी रहे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, वो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी से होता है। आजकल जो चोर उचक्के भी होते हैं वो भी इसी में पेमेंट लेना शुरू करते हैं कि भाई हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, आप खाली हमारे को क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर दीजिए। डार्क वेब में ड्रग्स, मतलब जो दुनिया का सबसे इंटरनेट का हमें तो मुश्किल से 4% 5% ही दिखाई देता है। डार्क वेब जो होता है, इंटरनेट की ऐसी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनको हम खोल नहीं पाते। हमें तो इंटरनेट पे जो सर्च करते हैं सिर्फ उतना ही दिखता है, लेकिन वो सिर्फ 4% मात्र है। जो 96% है वो डार्क वेब है। वो दुनिया की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे क्राइम है, ड्रग्स हैं, मारधाड़ है, आर्म्स एम्यूनेशन है, फिरौती चिनौती है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं। इन सभी में जो लेन देन होता है, ये सब कभी कभी क्रिप्टो करेंसी से संभव होता है, और लोगों के लिए पसंदीदा बन जाता है ये, क्योंकि इसके लिए कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता, जल्दी से ट्रैक नहीं कर सकता। जबकि सरकारें चाहे तो कर सकती हैं, बट डार्क वेब में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को भी ट्रैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए सरकारें चाहती हैं कि ऐसा किसी गलत चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल ना हो, इसलिए सरकारें इसको रेगुलेट करना चाहती हैं। ब्लॉकचेन सबसे अत्याधुनिक है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि हैकिंग जो है ना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हैकर्स के नज़रों में हमेशा बिटकॉइन रहता है। बिटकॉइन से वो हमेशा पेमेंट मांगते हैं, किसी भी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। कभी आर्मी की कुछ चीज़ों को हैक कर लेंगे, कभी किसी कंपनी के सीक्रेट जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको हैक कर लेते हैं हैकर्स लोग, और फिर कहते हैं हमें डिमांड है, हमारे को बिटकॉइन चाहिए, आप हमें बिटकॉइन दे दीजिए। अगवा कर लिया किसी को, कहते हैं बिटकॉइन में पेमेंट कर दीजिए, हम छोड़ देते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये कभी कभी इनसिक्योर भी बनाती हैं, क्योंकि ये पेमेंट का सबसे सेफ मोड है। अभी भारत में अगर कोई बोले कि 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो 100 के नोट इकट्ठे करने लग जाओ तो एक पेटी भर के ले जानी पड़ेगी। 10 रुपए के नोट इकट्ठे कर लो तो शायद एक ट्रक भर के लेकर के जाना पड़ेगा। तो जबकि क्रिप्टो करेंसी में खाली कोडिंग करनी पड़ेगी, ज़रा सा एक यहाँ से हैश डाला और सीधा उनके पास फंड पहुँच जाता है, और वो दुनिया में कहीं पर भी उसको कैश कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। और इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये उछल कूद बहुत मचाता है। ये चढ़ता भी बहुत तेज़ी से है और उतरता भी बहुत तेज़ी से है। तो जितने लोग तो इसमें टाइम से एंट्री कर जाते हैं,
वो तो तगड़ा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जितने लोग बाद में एंट्री करते हैं फिर वो रखड़ता रहता है, पड़ा रहता है, सड़ता रहता है पैसा और माइनस होता रहता है, कहीं ना कहीं शेयर बाज़ार की तरह हो जाता है वो। तो आपको ये कुछ चीज़ें इसको अलग बनाती हैं। आप इनको सभी को देखने के बाद ही निवेश कीजिए। और सेंट्रल बैंक CBDC, मैं हमेशा बोलता हूँ कि केंद्रीय बैंक जो है, केंद्र सरकार जो है हमारी, वो CBDC ज़रूर लाएगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर वो काम कर रही है। सिक्कों का जो लेन देन होता है उसके उलट क्रिप्टो करेंसी जो है, जहाँ पर जैसे रिमोट एरियाज़ में लोग रहते हैं और लेन देन में उनको दिक्कत आती है, तो डिजिटल वर्जन होगा ये। जो सिक्के हम लोग बैंक से लेते हैं या जो नोट हम बैंक से लेते हैं, उसका एक डिजिटल वर्जन है। फिएट मनी का एक डिजिटल वर्जन, मतलब जो नोट लेते हैं, करेंसी लेते हैं, उसका एक डिजिटल वर्जन है डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने वाले टाइम में हमें डेफिनेटली मिलेगी और हम इसका जो वर्ज़न है वो देख पाएंगे। और हम इकलौते नहीं हैं इस रेस में। चीन ने ऑलरेडी डिजिटल युआन लोगों को प्रमोट कर दिया है, अपने देश में वो चला रहा है। बैंक ऑफ थाईलैंड का जो प्रोजेक्ट है वो है, देखिए इंथानोन करके, प्रोजेक्ट इंथानोन करके है, वो थाईलैंड में चल रहा है ऑलरेडी, वो डिजिटल करेंसी है वहाँ पर। तो मार्शल आइलैंड्स में मार्शलीज सॉवरेन करके है जो वहाँ पर चल रहा है। तो डिजिटल करेंसीज कई देश एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, भारत भी उससे पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को कोई बॉर्डर रोक नहीं सकता। इंटरनेट पे चलने वाली मुद्रा को कोई सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, रेगुलेट करने के पीछे जा सकती है। क्योंकि जब केंद्र सरकार ने उसको बैन किया था कि भाई ये हम इसे नहीं चलने देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आप इसे रेगुलेट कीजिए, और उसने वो जो बैन है तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। उसके बाद से अब देखिए राज्यसभा में हेयरिंग हुई, या फिर जब भी आने वाले टाइम में कोई ना कोई मॉडल बनेगा क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। बैन सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकार उसको रेगुलेट करना चाहती है। अगर एप्पल जैसी कंपनी उसके साथ काम कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है, वॉलमार्ट काम कर रहा है, अमेजोन जैसी कंपनी काम कर रही है, तो यही तो बड़े ब्रांड हैं जिनके साथ हम भी काम करना चाहते हैं। तो इन बड़े ब्रांड्स में अगर वो चीज़ चल रही है, तो हम भी कहीं ना कहीं से इसको रेगुलेट करके टैक्स के दायरे में ज़रूर लाएंगे। चलिए, अगर टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स भी आप समझ लीजिए, पैसे का ही रूप माना जाता है क्रिप्टो करेंसी को। तो ये 20 मई 2021 को अमेरिकन ट्रेजरी का एक, जो अमेरिका में जहाँ पर जो लेन देन का जो प्रोसेस है देखने वाली जो ट्रेजरी है, जो बैंकिंग व्यवस्था है, उसने कहा था कि भाई $10,000 से ऊपर का जो भी लेन देन हो रहा है उसके ऊपर रिपोर्ट देने की आवश्यकता है, और जो भी टैक्स देने वाले लोग हैं उनके ऊपर कंसीडर किया जाएगा, और इससे ऊपर का जो लेन देन होगा उसके ऊपर ज़रूर टैक्स का स्लैब होगा। कितने टाइम तक कोई क्रिप्टो करेंसी को रखता है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार तो प्रॉफिट पे, और हमारे यहाँ तो सरकार ने कहा कि आप किसी को गिफ्ट भी देंगे तो हम टैक्स लेंगे, किसी ने खरीदा है तो भी टैक्स लेंगे, कोई लेन देन कर रहा है तो भी टैक्स लेंगे, मतलब हर तरफ से हम तो टैक्स लेंगे। अभी कोई मॉडल बना नहीं है, लेकिन हम टैक्स ज़रूर लेंगे। तो सरकार को ये तो पता है कि एक ऐसा मॉडल है जिसमें 10 करोड़ निवेशक हैं, और 24 साल के लोग जो हैं उसमें 60% हैं, यानी 10 करोड़ में से 60% जो है वो सिर्फ 24 साल के लोग हैं, और लगभग 9,000 रुपये प्रति व्यक्ति उसमें निवेशित है। तो बहुत बड़ा पैसा जो है हम लोगों ने इस क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है इंडियंस ने। अगर हमारा प्लेटफॉर्म आता है तो आप मान करके चलिए 55 लाख यूज़र प्लस 10 करोड़ यूज़र्स, इन लोगों को तो पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है। और अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी कभी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी तो 10 करोड़ लोग उसमें ज़रूर हाथ आजमाएंगे, और जिस लेवल पे हम एंट्री करेंगे उस लेवल को बूम होने में, आगे बढ़ने में मुझे नहीं लगता कि कोई रोक पाएगा। अगर ये संभव हुआ और जुमलेबाजी नहीं हुई तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव देखेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। भारत में भी जितने लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या ये टैक्सेबल होगी, यस बिल्कुल टैक्सेबल होगी, और 30% टैक्स देना पड़ेगा, प्लस 1% TDS जो है। अभी तक सुनने में यही है, कल को अगर इसमें कोई अमेंडमेंट होता है, कोई इसमें ढील मिलती है, या इसमें कोई और चीज़ें ऐड ऑन होती हैं तो वो हो सकता है कि अलग चीज़ें हों, लेकिन ये बात पक्की है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो जो होगा वो टैक्सेबल होगा, और हम टैक्स के दायरे में आएंगे, यानी कि हम लीगल प्लेटफॉर्म पर होंगे। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि ये क्रिप्टो में आ जाए और हम टैक्स देने की स्थिति में आ जाएँ। 1 करोड़ कमाएंगे, 30 लाख रुपये टैक्स देंगे और खुशी खुशी देंगे। तो ये एक संभावना है। सभी बातों का निष्कर्ष भी मैं बता देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी का बाज़ार तेज़ और जंगली है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये बाज़ार बहुत जंगली है। हर दिन रोज़ नई क्रिप्टो करेंसी सामने आती है, पुरानी मर भी जाती है। जल्दी से एक्सेप्ट करने वाले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जल्दी जो इसे लेगा वो अमीर भी बनेगा, और जो इसमें सिर्फ इन्वेस्टर बनेगा वो पैसा खो देगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी चीज़ में काम करके पैसा कमाइए। अगर आप बतौर निवेशक आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको निराशा हो। तो क्रिप्टो करेंसी का बाज़ार भी ऐसा ही है, जब मार्केट चढ़ता है
तो लोग उसे बेच के निकल लेते हैं और जब वो गिरता है तो फिर से लोग ख़रीदारी करने लगते हैं। तो आपको ये भी देखना है। दुनिया बदलने की बहुत बड़ी कहानी है ये। तो क्रिप्टो करेंसी अक्सर क्या है, उसमें पंप एंड डंप वाली पॉलिसी बहुत होती है। जो सट्टेबाज होते हैं ना, वो किसी भी क्रिप्टो में जानबूझ करके खरीदारी करते हैं, तो वो उसका भाव ऊपर जाता है। लोगों को लगता है यार ये इसका तो भाव बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहा है, हम भी खरीद लेते हैं। और जब आप खरीदना शुरू करते हैं तो वो डंप कर देते हैं उसको, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं और आपका अटका देते हैं। तो पंप एंड डंप की पॉलिसी होती है, इसलिए उनको ज़ॉम्बी सिक्का भी कहा जाता है। ज़ॉम्बी मतलब भूतिया, जो भूत टाइप के होते हैं ना, ज़ॉम्बीज़, मरे हुए राक्षस। तो कभी कभी कई कॉइन्स में निवेश करना आपके लिए ज़ॉम्बीज़ का रूप भी ले सकता है। इसलिए पैसा आपका है और आपको अपना बजट, अपनी जेब देख करके बिल्कुल इस चीज़ में एक्सपेंस करना है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी, मैंने कोशिश की आपको बेसिक समझाने की। आप लोगों ने मुझे सुना और समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आने वाले टाइम में मैं छोटे छोटे वीडियोज़ इसके बनाता रहूँगा, ताकि करेंसी और इसका कैसा एक्सचेंज है, इसका KYC कैसा होगा, ट्रस्ट वॉलेट कैसा होगा, फ़ंड को कैसे इंपोर्ट करके आप ट्रस्ट वॉलेट में ला सकते हैं, किस तरह से आप ट्रस्ट वॉलेट की को सेव कर सकते हैं, किस तरह से आपको कोई फ़ंड ख़रीदना है बाइनेंस पे जा कर के, फ़ंड ऐड कैसे करना है, कोई भी टोकन कैसे ख़रीदना है, मार्केट में बेचना कैसे है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस कैसी कैसी हैं, पैनस्वैप केक पे कैसे शॉपिंग करनी है, ट्रस्ट वॉलेट से कोई भी सामान कैसे ख़रीदना है, और डिफरेंट एक्सचेंजेस पे अपने वॉलेट को कैसे बनाना और KYC करना है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं आने वाले टाइम के। मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में थोड़े थोड़े वीडियोज़ में इस पर ज़रूर बनाऊँगा। आप सब लोगों ने मुझे सुना, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।